देखिए हमने जो हमारी कल जो क्लास हुई थी उसमें हमने हर्डमानिया के टॉपिक के बारे में चर्चा की थी और हमने ये बताने की कोशिश की थी कि हर्डमानिया है क्या। देखिए अगर अपन बात करें वापस डायग्राम की, क्योंकि देखिए इसमें हर जब भी आप किसी भी चीज को समझेंगे उसमें डायग्राम बहुत जरूरी है। तो सबसे पहला अपन एक डायग्राम है, देखिए इसकी डायग्राम की ज्यादा प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये सिंपल सा एक डायग्राम है। तो डायग्राम में क्या है कि अपन ने सबसे पहले क्या बताया कि इसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। दो छिद्र है और अब क्या है नीचे की ओर क्या है टेस्ट है, नीचे की ओर क्या है टेस्ट और सबसे नीचे की ओर क्या है इसके फुट है। अब ऊपर की ओर क्या है, ये पोर्शन थोड़ा ऊपर है और ये पोर्शन थोड़ा नीचे, अर्थात ढलान के रूप में है। अगर मैं कहना चाहूं तो ये इस प्रकार। अब हम जानते हैं कि दो इसके शरीर पर छिद्र है, जिनमें से ये जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है ब्रैंकियल साइफन, और उधर वाला जो पोर्शन होता है वो कहलाता है एट्रियल साइफन। अब हमें पता है कि इस जीव के शरीर में, मैंने कल भी बता दिया और मैं आपको पर डे इसमें रिवाइज होता रहेगा, कि एक जो पोर्शन होता है वो क्या कहलाता है, एक पोर्शन जो होता है वो कहलाता है मुख, एक इसमें जो पोर्शन होता है वो मुख कहलाता है, जबकि दूसरा क्या होता है इसमें गुदा कहलाता है। अब जहां ब्रैंकियल हमें जानते हैं, अब आपको अगर इस डायग्राम में थोड़ा समझना हो तो एक पोर्शन को आपको जो पहला है उसको आपको मुख मानना है, जबकि जो दूसरा पोर्शन है आपको उसको क्या मानना है गुदा, एनएस पॉइंट। अब हमें पता है कि मुख कहां होगा ब्रैंकियल साइफन के अंदर। अब ब्रैंकियल साइफन में मुख कैसे होगा, एक छिद्र के रूप में होगा। अब जो चूंकि छिद्र है तो इसको मैं हिंदी के अंदर कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ब्रैंकियल छिद्र, और हिंदी में इंग्लिश में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं ब्रैंकियल एपर्ट्योर। अब ब्रैंकियल एपर्ट्योर मतलब ब्रैंकियल छिद्र, और उस तरफ जो पोर्शन होगा वो कौन सा होगा एट्रियल एपर्ट्योर। एट्रियल एपर्ट्योर, और ये पोर्शन कौन सा, मैं थोड़ा बड़े अक्षरों में लिख देता हूं अगर आपको देखने में दिक्कत हो तो। अब ब्रैंकियल एपर्ट्योर, एट्रियल एपर्ट्योर, ये क्या है ब्रैंकियल साइफन, ब्रैंकियल साइफन, और वो कौन सा पोर्शन है वो है एट्रियल साइफन। एट्रियल साइफन, अब ब्रैंकियल साइफन। अब देखिए ये जो पोर्शन है ये मुख का कार्य कर रहा है, और वो वाला कौन सा पोर्शन है गुदा का। अब देखिए जितनी भी इसमें क्रियाएं होगी, अर्थात भोजन आना, श्वसन, अब जो भी क्रिया होगी वो शरीर में कोई भी जल प्रवेश कर रहा है वो किसकी सहायता से प्रवेश करेगा ब्रैंकियल साइफन की। अब ब्रैंकियल साइफन की सहायता से वो क्या करेगा प्रवेश करेगा। अब देखिए जो इसकी आहार नाल होती है वो अंग्रेजी के वर्ण यू के समान होती है, अर्थात अंग्रेजी के वर्ण यू के समान इसकी आहार नाल होती है। और अगर मैं डायग्राम द्वारा समझाना चाहूं तो मैं इस प्रकार का डायग्राम बना सकता हूं। अब इसकी जो आहार नाल है वो कैसी है अंग्रेजी के वर्ण यू के समान है। अब इस जो प्रथम पोर्शन होगा यहां कौन सा छिद्र उपस्थित होगा ब्रैंकियल, जिसको मैं बी द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं, और दूसरा जो पोर्शन होगा वो कौन सा होगा एट्रियल, जिसको मैं ए द्वारा प्रदर्शित कर रहा हूं। अब देखिए होगा क्या कि जो भी भोजन इसके शरीर में आ रहा है, श्वसन आ रहा है, उनको प्रवेश का जो मार्ग है वो कौन सा है ब्रैंकियल साइफन या ब्रैंकियल एपर्ट्योर, ब्रैंकियल छिद्र। और एट्रियल एपर्ट्योर द्वारा क्या होगा
कोई भी चीज आएगी वो क्या होगी, बाहर निकलेगी। अब चूंकि बाहर निकलेगी, रुक रुक के निकलेगी, इसीलिए इसको सी स्क्वर्ट या समुद्री पिचकारी भी कहते हैं। क्योंकि आपने पिचकारी चलाई होगी तो आपको पता है पिचकारी से एक बार पानी निकलने के बाद वापस उसको भरना पड़ता है, सेम इसी जंतु की कंडीशंस होती है। अब आता है कि कई बार ये पूछते हैं कि ब्रेंकियल साइफन क्या होता है। अब देखिए इसमें एक एक नंबर के पर्सन बहुत सारे जुड़ते रहते हैं, तो पहला अब अपन इस टर्मिनोलॉजी को समझिएगा। पहला तो समझ आ गया ब्रेंकियल एपर्ट्योर मतलब छिद्र है, जहां एक छिद्र है जो क्या कर रहा है, मुख का कार्य। एट्रियल क्या कर रहा है, गुदा का कार्य कर रहा है। अब आता है ब्रेंकियल साइफन क्या होता है। तो जो ब्रेंकियल छिद्र है वो जिस जगह स्थित है उसके चारों ओर एक उभारनुमा, अर्थात मैं कहना चाहूंगा इस प्रकार के उभारनुमा आवरण पाया जाता है जिसमें ब्रेंकियल छिद्र स्थित होता है। इसी को मैं क्या कहता हूं, ब्रेंकियल साइफन। और जहां एट्रियल उपस्थित है वहां मैं क्या कहूंगा, एट्रियल साइफन। अब ये तो इसका क्या हो गया, टेस्ट। और हिंदी में आप कहना चाहें तो इसको आप कह सकते हैं चोल। देखिए चोल कहें, आवरण कहें या टेस्ट कहें, ये तीनों चीज एक ही है। और किससे मिलकर बना होता है, कैल्शियम से। और अपन को होता है कैल्शियम कार्बोनेट का आवरण। नीचे की ओर क्या है, नीचे की ओर इसके फुट या पाद है। अब आता है टेस्ट की कोशिकाएं। हमने टेस्ट पे 2 कोशिकाओं के बारे में पढ़ा था, जिसमें कल हमने विशेष टेस्ट कोशिकाएं पढ़ी थी, जिसमें मैंने बताया था कि ये मीसोड्रम से उत्पन्न होती है और ये 6 प्रकार की होती है। वापस रिवाइज नाम कर लेता हूं, वृहत इयोसिनोफिल, लघु इयोसिनोफिल, अमीबीय, ग्राही कोशिकाएं, तंत्रिका कोशिकाएं और रिक्तिका कोशिकाएं। ये तो कल हमने पोर्शन क्या था, पढ़ लिया था। अब दूसरी होती है, इस पे कुछ कंटिकाएं पाई जाती है, कुछ कंटिकाएं पाई जाती है टेस्ट पर। पहला तो क्या है, वृहत टेस्ट कोशिकाएं जिसके बारे में पढ़ लिया। दूसरा है कंटिकाएं, जिसे कहते हैं इंग्लिश में स्पिकुल्स। अब कंटिकाएं संरचना क्या होती है, अगर आप कहूं तो छोटे कांटे रूपा संरचना होती है, जो क्या होती है, कुछ 2 प्रकार की होती है, जो कुछ टेस्ट पोर्शन में पाई जाती है, जबकि कुछ कंटिकाएं क्या होती है, इस टेस्ट के अंदर स्थित, इस टेस्ट के जो अंदर स्थित होता है, मेंटल पोर्शन होता है, वहां पर स्थित होती है, मेंटल कहते हैं। ठीक है, अब मेंटल क्या होता है इस बारे में समझिए कि मेंटल एक पारदर्शी आवरण होता है जिसके अंदर क्या होता है, शरीर पूरा कैद होता है। अर्थात शरीर के चारों ओर एक आवरण है मेंटल, और इस मेंटल को जो सुरक्षा करने का काम करता है वो कौन कर रहा है, टेस्ट। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि हर्डमानिया को 2 दोहरा आवरण पाया जाता है। पहला आवरण कौन सा है, बाहरी आवरण टेस्ट। दूसरा कौन सा आवरण, भीतरी आवरण, जिसको मैं कह रहा हूं मेंटल या पावार। हिंदी में मेंटल को पावार कहते हैं, क्योंकि कई बुक्स अपनी जो साइंटिफिक जो लैंग्वेज है उसमें बार बार मेंटल 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 चलता है, और कई जगह इसको पावार भी कहते हैं। तो अपन को दोनों टर्मिनोलॉजी समझनी, इंग्लिश और हिंदी, मेंटल या पावार। अब आता है सेकंड, जो टेस्ट में कोशिकाएं पाई जाती है वो होती है कंटिकाएं। कंटिक, क्योंकि कल देखिए, कल हमने वृहत कोशिकाओं के बारे में, वृहत टेस्ट कोशिकाओं के बारे में पढ़ लिया था। और अब हमारा जो सेकंड है वो है कंटिकाएं, स्पिकुल्स। अब स्पिकुल्स आपने देखा होगा कि टेस्ट पर कुछ कंटक नुमा अर्थात स्पिकुल्स नुमा संरचना पाई जाती है। देखिए ये जो कंटिकाएं होती है ये या तो विशेष तौर से टेस्ट तक या फिर पावार और टेस्ट दोनों तक धसी रहती है। इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होता है कि शरीर को एक निश्चित आकृति प्रदान करने में भी क्या करती है, हमेशा सहायता करती है। और सामान्यतः यह कंटिकाएं 2 प्रकार की होती है। पहला जो होती है वो होती है मेगा स्केलर, इंग्लिश और हिंदी नेम एक ही है, मेगा स्केलर। दूसरी जो होती है वो होती है माइक्रो स्केलर, माइक्रो स्केलर। अब मेगा स्केलर और माइक्रो स्केलर। माइक्रो आपको पता है नाम से अर्थ है, माइक्रो का मतलब सूक्ष्म और मेगा का मतलब बड़ी। अर्थात मैं कह सकता हूं ये कंटिकाएं आकार में छोटी होगी और यह कंटिकाएं आकार में क्या होती है, बड़ी होती है। अब माइक्रो जो स्केलर कोशिकाएं होती है रियल में क्या होती है, ये गुंडीनुमा नोब लाइक आकार में पतली लेकिन लंबी कोशिकाएं होती है। अर्थात मैं इनको डायग्राम से समझाना चाहूं
तो इस प्रकार यह जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, पतली, पतली, लंबी और अनेक, इनकी संख्या में अनेक खंडनुमा भाग पाए जाते हैं, जिस पर क्या होते हैं 2 से 12 स्पाइंस या कंटक लगे रहते हैं। इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है वो क्या होती है, माइक्रोस्केलर कहते हैं। और इनकी संख्या जो होती है वो क्या होती है 50 से 80, अर्थात टेस्ट पर ये 50 से 80 के संख्या के रूप में क्या होते हैं पाए जाते हैं। ये तो कौन सा है, माइक्रो स्केलर। अब आता है मेगा स्केलर। मेगा स्केलर जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है तरकू के आकार की, जिसको आप स्पिंडल शेप भी कह सकते हैं, और दूसरी होती है पिपेट के आकार की, पिपेट के आकार की। और हमने केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल में पिपेट को देखा है कि पिपेट के आकार की कोशिकाएं होती है। अब जो तरकू और ये जो दोनों कोशिकाएं होती है ये शरीर के समस्त भागों में, यह कोशिकाएं शरीर के समस्त भागों में उपस्थित होती है। और तरकू रूपी जो मेगा स्केलर होती है, जो तरकू रूपी मेगा स्केलर है वो क्या है, आकार में लंबी है और दोनों सिरों की ओर क्या होती है, नुकीली होती है। अर्थात आकार में लंबी और दोनों सिरों पर क्या होगी, हमेशा नुकीली होगी। तो इस प्रकार की जो कोशिकाएं होती है हम उनको तरकू रूपी कहते हैं। तरकू रूपी। और दूसरी जो कोशिकाएं होती है वो होती है पिपेट के आकार की, अर्थात आपने पिपेट का आकार जो देखा होगा वो इस प्रकार का होता है। ये दूसरी जो कोशिकाएं होती है वो कैसी होती है, पिपेट के आकार की, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम माइक्रो स्केलर भी कहते हैं, सॉरी जिसको हम मेगा स्केलर भी कहते हैं। और अब हमारा ये जो टॉपिक था टेस्ट, जिसमें हमने 2 टॉपिक पढ़े, पहला तो विशेष टेस्ट कोशिकाएं, दूसरा क्या हमने पढ़ी, कंटिकाएं। कंटिका कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की, माइक्रो स्केलर आकार में छोटी होती है, और दूसरी जो थी मेगा स्केलर 2 प्रकार की, तरकू रूपी, और सेकंड जो था वो था पिपेट रूपी। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है जनन, क्योंकि इस एनिमल के अंदर अपन को सारे पॉइंट्स पढ़ने हैं, जनन, श्वसन, उत्सर्जन। तो अब अपना सेकंड जो पॉइंट शुरू होता है, क्योंकि हमने पहला पॉइंट पढ़ा है अभी टेस्ट। अब हमारा जो सेकंड पॉइंट शुरू हो रहा है वो शुरू हो रहा है जनन, रिप्रोडक्शन। अब देखिए हर्डमानिया क्या है, सबसे पहले कुछ पॉइंट समझिएगा हर्डमानिया की विशेषताओं के बारे में, कल भी बताए थे, मैं आज भी रिवाइज कर रहा हूं कि हर्डमानिया जो जीव होता है वो क्या होता है, वो उभयलिंगी होता है। अर्थात उभयलिंगी का मतलब क्या है, हर्डमानिया जीव में दोनों जननांग, अर्थात मेल ऑर्गन्स एंड फीमेल ऑर्गन्स, नर और मादा दोनों जननांग एक ही जीव पर पाए जाते हैं। अर्थात दोनों प्रकार के जो जननांग होते हैं वो क्या है, वो एक ही जीव पर पाए जाते हैं, इसीलिए इसको उभयलिंगी कहते हैं, इसको उभयलिंगी कहते हैं। सेकंड होता है कि इसमें नर और मादा दोनों जननांग उपस्थित होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि हर्डमानिया में जायांग पूर्विता पाई जाती है। जायांग पूर्विता, जायांग पूर्विता का मतलब क्या है, आप इस टर्म्स को समझिएगा कि जब हर्डमानिया जन्म लेता है तो उसमें दोनों प्रकार के ही जननांग होते हैं, अर्थात नर जननांग भी है और मादा जननांग भी है। लेकिन होता क्या है कि कुछ समय ही बाद ही मादा जननांग तो पूर्ण विकसित हो जाते हैं, लेकिन नर जननांग विकसित नहीं होते हैं। इसी कंडीशन को, इसी स्थिति को जायांग पूर्विता कहते हैं। और जायांग पूर्विता का बेसिक मतलब क्या है कि नर जननांग तो
पूर्ण विकसित हो गए। जायांग पूर्विता का मतलब है कि मादा जननांग तो पूर्ण रूप से विकसित है, लेकिन नर जननांग है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं है। अभी नर जननांग को विकसित होने में क्या होगा, समय लगेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, जायांग पूर्विता। और अगर आप इसको इंग्लिश में कहना चाहें तो इसको कह सकते हैं प्रोटोजिनस। प्रोटोजिनस जो टर्म्स होती है, प्रोटोजिनस, वो जायांग पूर्विता के लिए टर्म्स यूज होती है, प्रोटोजिनस। अब होगा क्या कि जब हार्डमानिया का जन्म होता है उसमें दो स्टेज होती है। एक तो होती है नवजात स्टेज, और जिसको मैं कह सकता हूं अवयस्क अर्थात बच्चे की स्टेज। सेकंड होती है वयस्क स्टेज। अब क्या होगा, आप इस टर्म से समझिएगा, क्योंकि पहले ये टर्म समझनी जरूरी है कि हार्डमानिया में दो कंडीशंस है। फर्स्ट कंडीशन में मैं ये कहता हूं कि यह अवयस्क है। यहां पर डायग्राम बना लेते हैं, इजीली समझ आ जाएगा। जायांग पूर्विता। अब दो कंडीशन है, फर्स्ट में है अवयस्क। अवयस्क का मतलब मैं कह सकता हूं अभी वो नवजात कंडीशन में ही है, अर्थात कुछ ही समय हुआ है, अवयस्क। सेकंड जो कंडीशन है वो है वयस्क, मैच्योरल एक। अब होगा क्या कि देखिए, अवयस्क और वयस्क। अब मैं यहां पर फर्स्ट लिखता हूं नर, सेकंड है मादा। अब देखिए, पहले अपन एक एक टर्म्स को समझ लेते हैं कि होगा क्या। नर जब अवयस्क है, अर्थात नर जननांग पूर्ण विकसित नहीं हुए हैं, तो नर जननांग हम जानते हैं कौन सा होता है, विर्सन या टेस्टिस होता है। तो नर जननांग जो होगा वो क्या होगा, अवयस्क, अर्थात बच्चे की जो कंडीशंस है उस कंडीशन में नर जननांग आकार में छोटा होता है और इसका रंग हल्का लाल होगा। अब देखिए, अवयस्क है तो नर जननांग कैसा है, छोटा, और रंग कैसा है, हल्का लाल। देखिए, किसी भी साइंटिस्ट को अगर ये समझना है कि ये हार्डमानिया में जननांग बच्चा है या बड़ा है, वो इन्हीं रंगों को देखकर ही बता सकते हैं कि ये वयस्क है या अवयस्क। बाकी कंडीशन से नहीं पता चलेगा, इसीलिए ध्यान रखिए इसका रंग का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो कहने का मतलब क्या है, नर जननांग जो है वो अवयस्क में छोटे और हल्के लाल रंग के होते हैं, लेकिन जैसे ही ये वयस्क होगा, ये छोटा जो आकार है वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बड़ा। और जो हल्का रंग है लाल का, वो कैसा हो जाएगा, गहरा लाल। गहरा लाल अर्थात जो नर है वो प्रारंभ में छोटा, उसका जननांग विर्सन छोटा और हल्का लाल है, जो बाद में बड़ा और गहरा लाल हो जाता है। ये नर की विशेषता होती है कि वो अवयस्क है कि वयस्क है। अब सेकंड जो टर्म्स आती है वो आती है मादा की, फीमेल की। और हम जानते हैं कि मादा के जो जनन अंग होते हैं वो होते हैं अंडाशय, या जिसको हम कहते हैं ओवेरी। अब मादा के अंदर जननांग को पहचानना है तो उसको रंग से पहचानना पड़ेगा। अर्थात मादा जब जीव अवयस्क है तो उस कंडीशन में मादा के जननांग का जो रंग होगा वो गहरा लाल होता है। अब मादा जननांग जब जीव अवयस्क है तो मादा जननांग कैसा है, गहरा लाल। लेकिन जैसे ही जीव वयस्क हो जाता है, इस जननांग का जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा, गुलाबी। अब जब वो गुलाबी रंग का होगा तो इस कंडीशन में देखिए, यहां हल्का लाल, यहां गुलाबी गहरा लाल, यहां गहरा होते ही यहां गुलाबी हो गया। इसका मतलब जब अब आपको ये समझ पर्सन आएगा मन में कि हमें कैसे पता लगेगा कि सर कि ये अगर कोई हम रिसर्च कर रहे हैं या कोई वैज्ञानिक कर रहा है कि उसको कैसे पता लगेगा कि ये जीव बच्चा है कि ये जीव वयस्क है। अब उसको कैसे पता लगेगा ये पर्सन के बारे में, तो अब इसका उत्तर देखिए कि अगर कोई वैज्ञानिक या कोई भी व्यक्ति जो रिसर्च के दौरान इस जंतु का डिसेक्शन कर रहा है, विच्छेदन कर रहा है, और जंतु के जननांग को जब वो पढ़ता है, अगर वहां हल्का लाल और गहरा लाल रंग उपस्थित हो, अर्थात दोनों ही लाल रंग ही है, एक हल्का और गहरा, इसका मतलब क्या है, वो अभी अवयस्क है। अगर मैं उसके जननांग को काट कर मैं उसका अध्ययन करूं
और मुझे अगर हल्का लाल और गहरा लाल रंग दिख रहा है तो इसका मतलब वो जंतु क्या है, अभी अवयस्क है। और जैसे ही उसका जननांग काटने के बाद हमें दो रंग, गहरा लाल और गुलाबी लाल रंग दिख जाता है, गुलाबी रंग दिख जाता है, गहरा लाल और गुलाबी, तो इसका मतलब वो जंतु वयस्क हो चुका है। इसी से ध्यान रखिएगा कि इसके जननांगों को पता लगाया जाता है। तो हमने अभी क्या पढ़ा, सबसे पहले बढ़ाया कि ये उभयलिंगी है। उभयलिंगी का मतलब दोनों जननांग एक ही जंतु में उपस्थित है। सेकंड हमने क्या पढ़ा, जायांग पूर्विता, अर्थात नर है, मादा है, जो मादा जन्म के कुछ समय बाद ही परिपक्व हो जाएगी, लेकिन नर परिपक्व नहीं होगा, और जब तक नर परिपक्व नहीं होगा तो प्रजनन नहीं हो पाएगा, क्योंकि उभयलिंगी है। अब थर्ड जो टर्म्स हमारी आएगी वो आएगी निषेचन, फर्टिलाइजेशन। अर्थात निषेचन क्या है, फर्टिलाइजेशन क्या है। अब हम इस चीज को, टर्म्स को समझते हैं। देखिए, हमने दो प्रकार के निषेचन पढ़े हैं, एक होता है आंतरिक निषेचन, एक होता है बाह्य निषेचन। अगर मनुष्य की बात करूं तो हमारे में आंतरिक निषेचन होता है, अर्थात शुक्राणु मां के शरीर में प्रवेश कर अंडाणु से मिलन करते हैं और भ्रूण या एम्ब्रायो का निर्माण मां के पेट में होता है। जबकि कुछ जीव, जैसे मछली वर्ग की बात करूं, अगर मैं मछली वर्ग की बात करूं या मैं हर्डमानिया की बात करूं, तो इसमें क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु का मिलन शरीर के बाहर होगा, और जब शरीर के बाहर होगा तो मैं ऐसे निषेचन को बाह्य निषेचन कहूंगा। तो इसका मतलब हर्डमानिया में निषेचन कैसा होता है, हमेशा बाह्य निषेचन होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अब बाह्य निषेचन होगा तो क्या होगा, शुक्राणु और अंडाणु का जो मिलन है वो शरीर के बाहर होगा, इसी को हम क्या कहते हैं, बाह्य निषेचन। तो हमारी तीन टर्म्स पढ़ी, ठीक है, तीन टर्म्स हमारी हो गई है, सेकंड जायंगपुरिता, थर्ड निषेचन, पहला उभयलिंगी। अब आता है इसके जननांग का डायग्राम, क्योंकि इसका डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें नर और मादा दोनों जननांग एक साथ उपस्थित है। तो अब अपन इसका डायग्राम बनाते हैं। अब हमने इसके जननांग का डायग्राम बनाया है, और अब देखिए ये क्या है, ये सभी जितनी भी खंड है ये पेयर्ड है, अर्थात जोड़े के रूप में, एक आप जोड़े के रूप में उपस्थित, अर्थात ऊपर और नीचे क्या है, जोड़े के रूप में उपस्थित, अर्थात इनको हम क्या कहते हैं, पेयर्ड लोब, पेयर्ड लोब। जबकि जो हमारी लास्ट जो होती है वो क्या होती है, अनपेयर्ड लोब, अनपेयर्ड लोब। अर्थात हमारा जो पहला जो हिस्सा है वो तो क्या है, जोड़े के रूप में, जबकि लास्ट कैसा है, अनपेयर्ड लोब के रूप में। अब इन्हीं के मध्य, अब देखिए ये तो डायग्राम क्या है, ये तो उसके पेड़ है,
अब इन्हीं के मध्य इनके जननांग उपस्थित होते हैं। अब देखिए इस डायग्राम के अंदर हमने क्या देखा कि ये पेयर्ड, अनपेयर्ड, पेयर्ड लोब और इन्हीं में क्या है अब जननांग उपस्थित हैं, जिसको मैं अलग डायग्राम से समझा देता हूं। अब देखिए ये पेयर्ड लोब है और ये अनपेयर्ड लोब है। अब जो देखिए इसमें मैंने दो चीज बताई है कि ये तो सारे क्या हैं, ये सारे पेयर्ड है जोड़े के रूप में, ये अनपेयर्ड है, एक एकरा है। अब ऊपर का जो ये पोर्शन होगा, ध्यान रखना इसमें दो पोर्शन है एक साथ। ऊपर का जो पोर्शन है उसे मैं क्या कहूंगा, टेस्ट जोन। और टेस्ट जोन का मतलब क्या होता है, विल्सन पोर्शन। जबकि जो दूसरा पोर्शन होगा वो दूसरा जो जोन कौन सा होगा, दूसरा होगा ओवेरियन जोन। ओवेरियन जोन, पहला कौन सा पोर्शन है, टेस्ट जोन, दूसरा कौन सा है, ओवेरियन जोन। और टेस्ट जोन और ओवेरियन जोन अर्थात दोनों ही, प्रत्येक पाली में आप देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जितनी पालियां हैं इनकी संख्या जो होती है वो 20 से 25 होगी। अर्थात प्रत्येक पाली में दोनों प्रकार के जननांग, टेस्ट का मतलब विल्सन नर और मादा, दोनों जननांग उपस्थित होते हैं। इसका मतलब इस पोर्शन में दोनों जननांग जो है वो उपस्थित है। और यहां जो होती है वो कौन सा पोर्शन है, ओविडक्ट। और यहां पर आएगी ओपनिंग ऑफ वेव डिफरेंस, ओपनिंग ऑफ वेव डिफरेंस। अर्थात ओपनिंग ऑफ वेव डिफरेंस पोर्शन या शुक्रवाही का है और यहां क्या होगी, ओविड्यूल एपर्ट्योर। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो जननांग है नर और मादा, दोनों जननांग एक ही जीव पर उपस्थित हैं और दोनों जननांग के अंदर, दोनों जननांग के अंदर ये दोनों ही पोर्शन नर और मादा दोनों उपस्थित हैं। और हम भी बता चुके हैं कि कौन सा जननांग कब विकसित होगा। अर्थात अवयस्क है तो हल्का रंग होगा और नर का, और वयस्क होने पर गहरा हो जाएगा। नर का आकार अवयस्क में छोटा और वयस्क में बड़ा। अब इससे जो आगे के पोर्शन है वो अपन अगली क्लास में करेंगे।